ये उस शख्स की कहानी है जो वह अपनी छोटी बेटी के साथ एक कहीं गया था ये, और वहाँ ठंड थी, मौसम काफ़ी ठंड था और ठंड जा नहीं रही थी, तो क्या करे, और आसपास में कोई लकड़ी और बाकी चीज़ नहीं थी ऐसी कि जिससे वो आग जला सके। उस वक्त उस ठंड को भगाने के लिए और अपनी बेटी को आग तापने के लिए उसने करीब इंडियन करेंसी में उस दौर में 13 करोड़ डॉलर, 13 करोड़ रुपए इंडियन, वो उसने जला डाले ताकि उस डॉलर्स की जो तपिश है उसकी बेटी को सुकून मिले और ठंड न लगे। तो आप सोचिए कि 13 करोड़ रुपए सिर्फ उसने आग तापने के लिए जला डाले। ये उस शख्स की कहानी है जिसके ऊपर कहा जाता है कि 5 से 6 हज़ार लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। ये उस शख्स की कहानी है जिसका सिंपल सा एक फंडा था लाइफ में कि या तो रिश्वत लो या जान दो। जिन लोगों ने रिश्वत ली वो बच गए, जिन लोगों ने नहीं ली उनको मार दिया गया। और कहते हैं कि 5 से 6 हज़ार लोगों के कत्ल का गुनहगार था ये उस शख्स की कहानी है जिसके ऊपर एक इलेक्शन के दौरान प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को जान से मारने का इल्ज़ाम था। ये उस शख्स की कहानी है जब इसे लगा कि अब बहुत हो गया और हमें कानून के हवाले कर देना चाहिए, तो सरकार को भी इसने ख़रीद लिया और कहा कि मैं जेल जाना चाहता हूँ लेकिन वो जेल मेरी बनाई हुई होगी, और अपनी ही बनाई हुई जेल में तमाम आराम आसाइश सुविधा के साथ ये जब तक मन किया रहा। ये उस शख्स की कहानी है जिसके मुल्क के ऊपर कर्जा था, राष्ट्रीय कर्जा, और ये पॉलिटिक्स में आना चाहता था, और इसने उस वक्त गवर्नमेंट के सामने एक ऑफ़र रखा था कि मैं इस पूरे मुल्क के कर्जे को उतार दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, पैसे मैं दूंगा। और जानते हैं उस वक्त कर्ज कितना था? 10 बिलियन डॉलर, करीब 5.4 खरब रुपए। और इस शख्स ने ऑफर दिया था गवर्नमेंट को कि ये 5.4 खरब रुपए मैं दूंगा, आप कर्ज उतार लो। ये झलकियां हैं। तो मुझे लगता है कि हम जितने डॉन को जानते हैं, हम लोगों की तो खैर जब भी बात आती है तो अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम पर आकर हम रुक जाते हैं, लेकिन शायद अगर बाकी चीज़ों से आप कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो दाऊद इब्राहिम कहीं नहीं ठहरता। इस शख्स का नाम है, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, पाब्लो एमिलियो एस्कोबर। पाब्लो एमिलियो एस्कोबर। दुनिया में ड्रग्स का इससे बड़ा सौदागर कोई नहीं हुआ। कोकीन इसने कहाँ कहाँ नहीं बेचा। इसकी एक और झलकी है कि कोकीन को भेजने के लिए इसने बाकायदा प्लेन खरीदा। एक बार तो खुद प्लेन उड़ा कर ले गया अमेरिका, और वापस आता है, उसके बाद उस प्लेन को तोड़ देता है और उस प्लेन के जो बाकी ढांचे थे वो अपने घर के दरवाजे के बाहर टंगवा देता है। ये वो शख्स था जिसने ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए पनडुब्बी खरीदी पहली बार इतिहास में, ताकि नज़र ना पड़े। पनडुब्बियों में ये ड्रग्स सप्लाई करता था। ये वो तस्कर है जिसने ड्रग्स सप्लाई करने के लिए बाकायदा पहली बार दिमाग लगाया, और जो प्लेन होते थे, एरोप्लेन जो अलग अलग मुल्कों में जाते थे, उनके टायरों में ये ड्रग्स कोकीन जो है वो भर देता था, और पर खेप उस जहाज़ के कैप्टन को कहते हैं कि ये $5 लाख दिया करता था एक खेप के लिए। तो सोचिए $5 लाख तो सिर्फ कैप्टन को दे रहा, पायलट को, तो कमाई कितनी होती होगी। इसकी सबसे बड़ी जो अब तक का इतिहास है कि एक दिन में और एक खेप में इसने 30,000 टन कोकीन सप्लाई किया था एक बार में। 30,000 टन कोकीन के कुछ ग्राम की ही कीमत हज़ारों में होती है, और मैं 30,000 टन की बात कर रहा हूं। तो ये शख्स पाब्लो एमिलियो एस्कोबर, ये इसकी झलकियां थी। अब ये था कौन, कैसे बना, तो इसकी पूरी कहानी यह है कि बात कोलंबिया की है। कोलंबिया में एक शहर है रियो नेग्रो। रियो नेग्रो में 1949 में पाब्लो का जन्म होता है। ये 3 भाई थे। पिता गरीब इंसान, घर में बिजली नहीं थी लेकिन पानी थी। स्कूल जाता है लेकिन स्कूल से एक बार इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि इसके पास जूते नहीं थे। कॉलेज में जाता है, पढ़ने में ठीक ठाक था, लेकिन कॉलेज में फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इसके पास देने के लिए फीस नहीं थे, तो कॉलेज से निकाल दिया जाता है। वहीं से फिर ये जुर्म के रास्ते में चल पड़ता है। लगभग 16-17 साल की उम्र थी, 18 साल। कॉलेज से निकालने के बाद ये छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले ये कब्रिस्तान जाता है, और कब्रिस्तान में जो खूबसूरत पत्थर जो आमतौर पे ईसाइयों के कब्रिस्तान में होते हैं, बहुत सारे अच्छी नक्काशी के पत्थर लगाते हैं लोग निशानी के तौर पर, तो उन पत्थरों को ये चुरा लेता था कब्रिस्तान से, और चुराने के बाद कुछ जो तस्कर होते थे उनको बेच देता था, कुछ माफिया थे उनको बेच देता था। तो खूबसूरत खूबसूरत पत्थर होते, लोग खरीद लेते। यहाँ से इसने शुरुआत की। फिर इसने चोरी छीना झपटी शुरू की।
इसने बैंक के बाहर भी नज़र रखी और जो बैंक से लोग पैसे निकाल के आते थे उनके पैसे लूट लेता था। लेकिन फिर इसने जो सबसे बड़ा क्राइम किया था, पहली बार, अभी तक छोटे मोटे क्राइम कर रहा था, ये मेडलिन शहर का रहने वाला था, जो कोलंबिया का एक शहर है मेडलिन। एक बार एक अमीर शख्स को इसने किडनैप कर लिया मेडलिन में, और वो उसके बारे में जानता था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। और उस वक्त, ये बात है करीब 70 की, उस वक्त उसने उस बिजनेसमैन से $1,00,000 की फिरौती वसूली थी। $1,00,000। तो उस ज़माने में इसने $1,00,000 फिरौती ली, और कहते हैं कि तब इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, 20-22 के आसपास होगी। और उस वक्त इस फिरौती की रकम को वसूलने के बाद सबसे कम उम्र का ये अमीर बन गया था, लखपति। फिर इसके बाद इसने जुर्म की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरू से तेज तर्रार, पढ़ने में भी अच्छा था, और इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। धोखाधड़ी, लोगों को लूटना, किडनैपिंग, अब ये इसकी आदत में शामिल हो गया था। इसी दौरान में इन सारे को क्राइम करते करते इसे ड्रग माफियाओं के बारे में पता चला, पाब्लो को। फिर वो ड्रग माफियाओं से मिला। तब तक इसका अच्छा खासा जलवा हो चुका था। कहते हैं कि एक ड्रग माफिया के साथ एक बार इसकी डील हो रही थी, 14 किलो कोकीन की डील थी, और वो ड्रग माफिया उस वक्त बहुत बड़ा था वहाँ मेडलिन कोलंबिया का। तो ये उससे डील करने गया था और उस कोकीन को कहीं पहुँचाना था। लेकिन उस डील के दौरान कुछ ऐसी बात आ गई जो इसको हट कर गई, पाब्लो को। और वो ड्रग माफिया बहुत खूंखार था, लेकिन पाब्लो डरा नहीं, और उस डील के दौरान झगड़े में इसने उस ड्रग माफिया को ही मार दिया। ये उसका पहला कत्ल था, और वो 14 किलो कोकीन लेकर निकल गया। बाद में ड्रग माफियाओं के बीच में ये बात फैली कि एक लड़का है, एक नौजवान है, पाब्लो एमिलियो एस्कोबर, और ऐसे ऐसे उसने किया है। इसके बाद इसकी धौंस जम गई, ड्रग माफिया में भी अब इसका दबदबा होने लगा। फिर इसके बाद इस 14 किलो कोकीन की जो तस्करी की कहानी शुरू हुई, उसे लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसे हैं और यही धंधा अपनाना चाहिए। फिर उसने तय कर लिया कि वो ड्रग माफिया बनेगा, न सिर्फ कोलंबिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बनेगा। और इसके बाद उसने अपने गैंग बनाने शुरू किए। तब तक काफ़ी पैसे आ चुके थे, ड्रग से अच्छी खासी कमाई हो रही थी। फिर 1976 में इसने 15 साल की एक लड़की से शादी की, जिनसे 2 बच्चे हुए। और अब ये धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर चलने लगा। ड्रग्स में इतने पैसे इसके पास आ चुके थे कि फिर इसे लगा कि कुछ अपना एक आइलैंड टाइप खरीदना चाहिए। इसने अपना एक आइलैंड खरीदा, बाकायदा वहाँ पे हवाई पट्टी बनाई, होटल मकान बनाए, प्लेन खरीदा, और पहली बार इसने कहा कि प्लेन के टायर में कोकीन रख के सप्लाई करेंगे, और वो भी अमेरिका में। अमेरिका में बहुत कोकीन की डिमांड थी। कहते हैं अमेरिका की 80% कोकीन की डिमांड पाब्लो पूरी करता था। बाकायदा कोकीन को इकट्ठा रखने के लिए इसने एयर कंडीशन बड़े बड़े गोडाउन बनाए, और इसके इस द्वीप पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद इसने पनडुब्बी खरीदी, और फिर पानी के जहाज खरीदे। 70 से 80 टन कोकीन कोलंबिया से अमेरिका भेजा जाता था हर हफ्ते। हालत यह थी कि धीरे धीरे इसके कोकीन की सप्लाई दुनिया के दूसरे देशों में शुरू हो गई। अमेरिका के बाद स्पेन, फिर बाकी शहर, यूरोप। और तो और प्लेन के टायर, हवाई जहाज, पनडुब्बी, इन सब का तरीका अपनाया। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा रास्ता था एक कोकीन को स्मगल करने का, वो था ये बड़ी बड़ी मछलियों के पेट में कोकीन भर देता था, और उनके ज़रिए फिर ये तस्करी करता था। जो पनडुब्बियाँ इसने 2 ली थी, खरीदी थी, बाकायदा रिमोट से ऑपरेट होता था, और वो पनडुब्बियों को सही डायरेक्शन में पहुंचाने का काम भी यही करता था। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, उस वक्त कोलंबिया में पॉलिटिकल उस पर काफ़ी उथल पुथल थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ की लेफ्ट विंग, इन सब के बीच में, और सरकार, इनके बीच में एक तरह से गुरिल्ला वॉर चल रहा था। कोलंबिया में सिविल वॉर की सिचुएशन थी, और उसने उस उठापटक का खूब फ़ायदा उठाया, क्योंकि वहाँ सरकार एक तरफ पूरी अधिकार के साथ नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अपने अधिकार, जो लेफ्ट विंग गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे उनके अपने अधिकार। तो उसने इन सब के बटे होने का भरपूर फ़ायदा उठाया, और इसके बाद इसने अपनी ज़मीन तैयार कर ली। धीरे धीरे इसने वहाँ के जितने भी बड़े जुडिशरी के, कहते हैं कि कई बार ऐसे इसके लोग पकड़े गए, ये खुद भी पकड़ा गया, कोर्ट में पहुंचा, इसने सीधे जज को ऑफर किया। जिस जज ने ऑफर नहीं माना, कुछ दिन के बाद उस जज का कत्ल हो गया।
पूरे कोलंबिया में एक वक्त ऐसा आया था जब दो शब्द सबसे कुख्यात और फेमस हो गए थे वहां पे, और वो दो शब्द थे प्लाता और प्लोमो। जिस भी अफसर, जज, नेता, मिनिस्टर या फिर ड्रग कंट्रोल से जुड़े हुए अफसर, जो भी ताकतवर शख्स होता, सीधे सीधे इसके लोग उनके सामने दो चीजें कहते, प्लाता और प्लोमो। इसका मतलब होता कि सिल्वर या सीसा, और इसका मतलब ये होता कि रिश्वत या मौत। जो रिश्वत लेते उनको इतने पैसे देता कि वो जिंदगी भर मुंह नहीं खोलते, और जो रिश्वत नहीं लेते उनके सीधे बड़ी बेरहमी से इसके लोग मार डालते। और कहते हैं कि ऐसी हत्याएं करीब 5 से 6 हज़ार लोगों का कत्ल इसके ऊपर था। उस जमाने में कोलंबिया में भी बहुत कत्लेआम जारी था, क्योंकि सिविल वार की एक तरह से हालात थी। धीरे धीरे करके अब जब इसके ड्रग्स की चीज़ें बाहर आने लगी, और उस वक्त अमेरिका में भी अब ये पता चला कि एक पाब्लो है और कोलंबिया से आता है और 80% अमेरिका में कोकीन है, तो अमेरिका ने अब जो है थोड़ा इसके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की। अब पाब्लो को ये तो मालूम था कि कोलंबिया में उसने हर एक को खरीद रखा, जो नहीं खरीदा वो ऊपर जा चुके हैं। अमेरिका के बारे में उसे डाउट था कि अमेरिका को या अमेरिकन एजेंसियों को खरीदना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उनको रिश्वत देना भी मुश्किल होगा। और उस वक्त एक रूल था कि आपको प्रत्यर्पण किया जा सकता है, डिपोर्ट किया जा सकता है अमेरिका, क्योंकि कोलंबिया के ऊपर हावी थी अमेरिका। तो अगर वो इसके बारे में कहें तो उसे डर था कि कहीं उसे अमेरिका ना सरकार भेज दे अमेरिका के दबाव में आकर। तब इसने कहा कि पैसे तो इतने हैं, चलो अब कुछ और करते हैं। इसने फिर कहा कि पॉलिटिकल सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, और उसी वक्त इसने ऑफर दिया था $10 बिलियन का कि राष्ट्रीय कर्जा माफ़ हो जाएगा, मैं पैसे देता हूँ। तो वो तो खैर एक्सेप्ट हुआ नहीं, क्योंकि इसकी जो इमेज थी, इसका जो कैरेक्टर था, वो जाहिर सी बात है इजाज़त नहीं देता था। लेकिन तब इसने फिर कहा कि चलो पॉलिटिक्स का रास्ता ज्वाइन करते हैं। आमतौर पे ये अपने हिंदुस्तान में भी है, जितने पहले क्रिमिनल बनते हैं, दबंग बनते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो नेता बन जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। जिन पुलिस वालों से आप बचते हुए भागते हैं, वही पुलिस वाले आपके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, वो आपको सुरक्षा देते हैं। तो पाब्लो ने भी फिर कोलंबिया की लिबरल पार्टी है वहाँ पे, वो उसमें शामिल हो गया, और पैसे देकर 1982 में ये कोलंबियाई संसद का जो निचला सदन है, जैसे अपने यहाँ राज्य लोकसभा है, उसका अल्टरनेट मेंबर भी बन गया, और फिर कोलंबिया की लेबर पार्टी में शामिल हो गया। उस वक्त स्पेन में एक सरकार का शपथ समारोह था, और स्पेन में इसका ड्रग्स भी जाता था, और ये कुख्यात था इस ड्रग्स माफिया के तौर पे। लेकिन इस सरकार में शामिल होने, अल्टरनेट मेंबर बनने के बाद कमाल देखिए कि उस स्पेन के सरकारी समारोह में ये बाकायदा कोलंबिया को रिप्रेजेंट करते हुए स्पेन गया, और वहाँ बाकायदा उनके साथ स्टेज पे खड़ा हुआ। एक सबसे बड़ा दुनिया का ड्रग्स माफिया। इस दौरान में एक और भी इसका था कि ये जो जिस जगह से था वहाँ पे जो हर बड़े क्रिमिनल करते हैं, इसने अपनी एक रॉबिन हुड छवि भी बनाई। गरीबों की मदद करता, खासतौर पे ये जिस शहर से आता था वहाँ के लोगों के लिए इसने मुफ्त में घर बनाए। फुटबॉल का बहुत शौकीन था, इसने फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट स्पॉन्सर किए, फुटबॉल के कई क्लब इसने खरीदे। लोगों के घरों में शादियाँ, नौकरी, पैसे, चूँकि बेइंतहा पैसे थे और पैसे बैंक में रख नहीं सकता था, जैसा आपको बताया कि 10% तो उसके चूहे कुतर देते थे या पानी में गल जाता था, तो ये अंधाधुन अपने शहर के गरीबों को पैसे बांटा करता था, और उनकी नज़र में ये एक हीरो था और रॉबिन हुड की छवि थी। धीरे धीरे जब ये पॉलिटिकल इसमें सिस्टम में आया था, लेकिन अमेरिका का भी खौफ था कि कहीं ये चूँकि ड्रग्स का इसका सब कुछ चल रहा था, तब इसने अचानक 1991 में कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत की, और कहते हैं कि एक डील हुई। उनको भी सारे तो खरीद लिए जाते थे, और इसने कहा कि अब मैं ये सब कुछ छोड़ के सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं। एक ये कि ये कानून ख़त्म करो कि कोलंबिया का कोई भी शख्स अमेरिका को डिपोर्ट किया जा सकता है। कहते हैं इसके कहने पे इस कानून को भी कोलंबिया की सरकार ने ख़त्म कर दिया कि आप अमेरिका को नहीं सौंप सकते। तो ये इसके लिए सबसे बड़ी एक वो थी चिंता की बात, लेकिन इस कानून को इसने ख़त्म करवा दिया। आप इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। फिर इसने कहा सरेंडर करने के बाद कुछ और शर्तें थी, उसमें एक ये थी कि मैं जेल बनाया हूँ उसमें खुद रहूँगा, जो भी आपकी निगरानी है ये। तो ये पहला शख्स था जो अपने ही बनाए में कह रहा था कि मैं जेल में रहूँगा। उस जेल का नाम था ला कैथीड्रल। दुनिया के हर आसाइश, हर ऐशो आराम की चीज़ उस जेल में थी। उसने जेल जाने से पहले कोलंबिया के नए संविधान में बदलाव किया। कोलंबिया के नागरिकों के डिपोर्ट पे, प्रत्यर्पण पे उसने रोक लगाने वाला वो जो कानून था उस पर रोक लगवा दिया। और इसी दौरान में उससे पहले एक
प्रेसिडेंट के कैंडिडेट की जान लेने का इस पर इल्ज़ाम था, उसी के बाद इसने सरेंडर किया था। लेकिन जेल जाना एक धोखा था। जेल के अंदर से जाहिर सी बात है, जो अपनी मर्जी से जेल जा रहा है, सब कुछ धंधा इसका वैसे ही चल रहा था। और इसके जेल के अंदर से रहते हुए भी धंधा चलने की कुछ चीज़ें लीक हो गई। वहाँ पर उस वक्त हालत ये थी कि मीडिया में भी अगर कोई खबर आती थी तो उस मीडिया के भी बहुत सारे लोगों को इसने निपटा डाला था। तो कुछ लोग थे जिन्होंने फिर ये दी, तो सरकार के ऊपर प्रेशर आया फिर लोगों में कि आप किस तरीके से कितने बड़े ड्रग लॉर्ड को, जिसकी फोर्ब्स पत्रिका में दुनिया का सबसे 7वां अमीर शख्स जिसको करार दिया गया, तो सरकार पूरी बिक गई है। तो सरकार को भी अपनी थोड़ी सी शर्म बचानी थी, तो सरकार ने फिर कुछ कहा कि चलो इसको करते हैं, सख्ती करते हैं। और उस वक्त कोलंबिया की हालत भी ऐसी थी कि उसको मर्डर कैपिटल कहा जाने लगा था। कहते हैं कि 1992 में अकेले कोलंबिया में करीब 27,000 लोगों की मौत हुई थी, यानी पर डे 74 मौत, और ये सारे सिविल वॉर के चक्कर में। तो फिर कोलंबिया सरकार और अमेरिका का लगातार दबाव था। इसके बाद फिर कोलंबिया सरकार तय होती है कि पाब्लो की कहानी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि सरकार भी गिरा दे और सरकार भी ये खुद बना दे, तो ये भी एक ख़तरा था। पॉलिटिशियन हर तरह से सोचते हैं। तो इसके इतना कद बढ़ चुका था, इसकी कहानियाँ इतनी हो चुकी थी, 5 से 6 हज़ार लोगों के कत्ल की कहानियाँ थी वहाँ। जो भी इसकी बात ना मानता उसको मतलब जज तक को मार डालता। तो आखिर में फिर अमेरिका के दबाव में आकर कोलंबिया की सरकार ने 1992 में फैसला किया कि पाब्लो का किस्सा ख़त्म करना है, और इसके लिए बाकायदा एक वहाँ की स्पेशल टीम बनाई गई इसको असैसिनेट करने के लिए, और उस टीम का नाम रखा था सर्च ब्लॉक। सर्च ब्लॉक का काम ही था कि पाब्लो और उसके गैंग का खात्मा। 2 दिसंबर 1993 को पुलिस लगभग ये 92 में बनी, 1 साल तक पाब्लो को इधर उधर ढूंढती रही, क्योंकि उसके बाद वो जेल से फिर निकल गया था और उसे पता चल गया था कि कोलंबियाई सरकार कुछ साजिश रच रही है। तो वो अपनी खुफिया जगहों पे भाग चुका था 92 में ही। 91 में सरेंडर करने के बाद मतलब साल भर भी जेल में नहीं रहा था ये। 2 दिसंबर 1993 को अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ज़रिए, एक तो रेडियो ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए इसका ठिकाना पता चल गया, और अमेरिका ने कोलंबियाई इस स्पेशल फोर्स सर्च ब्लॉक को इसकी जानकारी दी। इस जानकारी के बाद उस तय जगह पे स्पेशल टीम पहुंचती है। पाब्लो के कुछ लोग पाब्लो के साथ थे। इसके बाद गोलीबारी होती है, और उस गोलीबारी में पाब्लो मारा जाता है। पाब्लो की जो गोली लगी थी वो उसके राइट कान के ऊपर गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस उसकी पहचान करती है और उसको दफना दिया जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद पाब्लो की माँ कहती है कि उसे यकीन नहीं है कि उसका बेटा मर गया। वो उस कब्रिस्तान में जाती है, कब्र को से दोबारा उस लाश को निकाली जाती है, और उसके बाद उसकी शिनाख्त की जाती है। पाब्लो की वाइफ बाकायदा उसकी वीडियो बनाती है, और फिर वापस उसको दफना दिया जाता है। इस मौत के बारे में ये था कि सर्च ब्लॉक जो टीम है स्पेशल, उसने ये कत्ल किया। लेकिन जो पाब्लो की फैमिली है उनका कहना है कि पुलिस की गोली से पाब्लो नहीं मरा। पाब्लो हमेशा ये कहता था कि जब भी कोई ऐसा मौका आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें मैं घिरा हुआ पाऊंगा खुद को, तो मैं पुलिस या किसी और एजेंसी की गोली से मरने से बेहतर ये होगा कि मैं अपने आप को गोली मारूं। और जिस जगह पे गोली लगी थी और जिस नज़दीक से गोली लगी थी, उससे हमेशा ये भ्रम रहता है कि ये गोली पुलिस की चलाई हुई थी स्पेशल टीम की या पाब्लो ने चलाई थी, क्योंकि गोली मारने का तरीका ऐसा था कि जैसे आप खुद को गोली मारते। तो पाब्लो की फैमिली, खासतौर पे उसके भाई ने एक बुक लिखी थी, उसमें ये लिखा था कि पाब्लो ने जब अपने आप को देखा कि अब बचने का रास्ता नहीं है, तो उसने खुद को गोली मार ली, और वो लोग इसी बात पे बिलीव करते हैं। तो ये है आज तक की एक रहस्य कि किसकी गोली से पाब्लो की मौत हुई, दुनिया के सबसे बड़े डॉन की। आज की कहानी थोड़ी सी अजीब है, और अजीब इस मामले में है कि बहुत सारे टीवी पे शोज़ आते हैं, बहुत सारे क्राइम शोज़ आते हैं, रियलिटी शो आते हैं, एंटरटेनमेंट के होते हैं, कॉमेडी शो होते हैं। साउथ में चेन्नई में एक न्यूज़ चैनल पे कोई रियलिटी शो वीकली आया करता था। बात है 2008 की, मतलब 11 साल पहले। और वो उस रियलिटी शो में आमतौर पे ऐसे लोगों को बुलाते थे जिनका कभी किसी क्राइम से सामना हुआ है, या फिर रिश्तों में कोई दरार है, लव मैरिज करने के बाद कुछ उनको परेशानियां हुई हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को करके वो सब्जेक्ट उठाते थे और लोगों को बुलाते थे, और उस स्टोरी से जुड़े हुए तमाम कैरेक्टर को भी स्टूडियो में बुलाया करते थे। मई 2008 में 20 मई को इनकी रिकॉर्डिंग थी चेन्नई के स्टूडियो में। इस तमिल लैंग्वेज में ये रियलिटी शो था। तो 20 मई 2008 को
जी का ये चैनल था रीजनल तमिल, उस पर इस रियलिटी शो की रिकॉर्डिंग होनी थी और उस वीक इसका सब्जेक्ट था कि जो नई जनरेशन है, जो नए लड़के लड़कियां हैं, जब वो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के करीब आने के बाद शादी कर लेते हैं घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो फिर उनको क्या क्या सामना करना पड़ता है उनके पेरेंट्स से, बाकी आसपास के लोगों से, समाज से, और उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ, धमकी मिली, मारने की कोशिश की गई। तो यही सब्जेक्ट था उस वीक के इस शो का। तो उसके लिए कुछ अलग अलग लोगों को बुलाया गया था। उन्हीं में से एक लड़की थी भार्गवी, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 17 साल थी। 17 साल की भार्गवी जो है वो वेल्लुपुरम की रहने वाली थी। तमिलनाडु में एक जगह है वेल्लुपुरम। भार्गवी की कहानी यह है कि उसके पिता जो है वो एक सोफ़ा बनाने का उनका अपना काम है, जिसमें कुछ लोग भी काम करते थे, और वेल्लुपुरम में रहते थे। 17वें साल में भार्गवी को अपने ही उस इलाके में किसी लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद चोरी छुपे वो दोनों शादी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं ये शादी का राज खुलेगा तो फिर हंगामा मच जाएगा, तो दोनों वो भार्गवी अपने पिता का घर छोड़ देती है और अपने पति के साथ चली जाती है। इसके बाद से उन दोनों के रिश्तों में दरार आ जाता है। माँ बाप से वो अलग थी लड़की अपने पति के साथ। इधर भार्गवी के पिता जो है वो इस चीज़ से बड़े नाराज़ थे, और भार्गवी की माँ हमेशा ये कहती थी कि अगर तुमने कभी किसी से लव मैरिज की, शादी की, तो तुम्हें तुम्हारे पिता मार देंगे। एक उसके अंदर खौफ भी था। खैर, शादी के बाद वो अलग रहती है, और इस बीच में भार्गवी की ये कहानी जो न्यूज़ चैनल के जो तमाम रिसर्च टीम और जो प्रोडक्शन की टीम थी वो ऐसे ऐसे केसेस को ढूंढ रही थी, ऐसे केस स्टडी को, तो उन्हें इस भार्गवी की कहानी पता चली। इसी के बाद भार्गवी को कांटेक्ट किया गया और उसको तैयार किया गया कि इस शो में आप आओ, अपनी कहानी बताओ। और इस शो का एक और मकसद और मतलब ये था कि ऐसे जहाँ पे फैमिली में इस तरह के दरार हैं, उन फैमिली को आपस में मिलाना, जोड़ना, और ताकि उनमें सुलह हो जाए और वो एक साथ रह सके, और जो नफ़रत या फिर मारपीट धमकी है वो ख़त्म हो जाए। तो एक नोबल आइडिया भी था, एक तरह से एक अच्छा काम भी था। तो उस लड़की को यही कन्विंस किया जाता है कि तुम आओ इस शो में, और तुम्हारे माँ बाप से तुम अलग रह रही हो, उनसे डर रही हो, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि तुम्हारे शो में ही सुलह सफाई हो जाए और पूरे स्टेट में ये देखा जाएगा शो, तुम्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। तो लड़की मान जाती है, उसका पति मान जाता है, दोनों स्टूडियो में आने को तैयार हो जाते हैं। इस दौरान में चैनल वाले लड़की के माँ बाप को भी कांटेक्ट करते हैं और उनको भी समझाते हैं कि आप आइए, आपकी जो भी शिकायत है, आपकी बेटी ने लव मैरिज किया है, तो वहाँ पे आप अपनी बात रखें, और अगर कोई शिकवा शिकायत है तो वहीं पे आपको दूर कर दिया जाएगा। किसी तरह से माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं। अब एक अरसे के बाद माँ बाप पब्लिक के बीच में बैठे हुए स्टूडियो में, और उनकी बेटी अपने पति के साथ एंकर के साथ सामने बैठी हुई है। इसके बाद सवाल जवाब का दौर शुरू होता है, कहानी बढ़ती है, कैसे इश्क हुआ, कैसे शादी की, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लड़की तमाम चीज़ों का जवाब देने लगती है। बीच में शो रिकॉर्डिंग चालू थी, माँ बाप दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं पब्लिक के बीच में बीच में उनसे भी पूछा जा रहा है, वो भी जवाब दे रहे हैं। जब काफ़ी रिकॉर्डिंग हो गई तब एंकर ने फिर भार्गवी से कहा कि तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं तुम्हें घर ले जाने को। उस वक्त तक माँ बाप ने ये बाकायदा कैमरे पे कहा था कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं तैयार हूँ। तो भार्गवी से कहा कि अब वो सुलह सफाई को तैयार है, और ये राय अलग रही थी। तो एंकर ने यह कहा कि अब इस शो के बाद तुम वादा करो कि तुम अपने माँ बाप के घर जाओगी। माँ बाप ने यह कहा था, चूँकि उसकी उम्र अभी 17 साल है, जब वो बालिग हो जाएगी 18 की, उसके बाद उसे लड़के के साथ भेज देंगे। तो एंकर से रिक्वेस्ट की कि आप इसे समझाएं, अभी यहाँ से मेरे साथ चले, जब 18 की हो जाएगी वापस हम लोग अपने तरीके से इसकी शादी उससे करा देंगे और फिर हम भेज देंगे। तो एंकर ने भार्गवी से कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप तैयार हैं और तुम अभी नाबालिग भी हो, 17 साल की उम्र है, 18 साल में बालिग होगी, तो उतने वक्त तुम अपने माँ बाप के साथ रह लो। माँ बाप ने यहाँ पूरे चैनल पे ऑन एयर वादा किया है कि तुमको अच्छे से रखेंगे। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब सुलह सफाई की बात आई और एंकर भी अब फोर्स करने लगी कि माँ बाप के साथ जाओ, तब भार्गवी माँ बाप के साथ जाने से साफ मना कर देती है। उससे पूछती है एंकर कि क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो वो कहती कि नहीं, मैं जाऊंगी तो ये मुझे मार डालेंगे। 2-3 बार वो इसको जवाब देती है। तो एक चीज़ अक्सर ये होता है कि कोई अगर गलत कदम उठाता है माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो बच्चों को कई बार डांटते हैं तो ऐसे कहते हैं तुझे मार देंगे। तो जब वो 3-4 बार इसने बोला मार डालेंगे, तब फिर एंकर बोलती कि ऐसे कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं मारता, तुम ये बार बार क्यों कह रही हो। तब वो कहती है कि उनसे पूछती है कि इतनी डरी हुई क्यों, अब माँ बाप से पूछ रही है एंकर सवाल।
ये कहते हैं मार डालेंगे। तो माँ उस वक्त बीच बचाव करती है और माँ कहती है कि एक्चुअली जब भी भारवी को मैं समझाता था तो मैं कहता था कि देख तेरे पापा जो है गुस्से वाले हैं, और अगर तूने कभी इस तरह की कोई लव मैरिज और किसी से शादी की माँ अपने पिता के ख़ास तौर पे मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। तो बोली वो चूँकि मैं समझाती थी इसीलिए वो उसके दिमाग में बैठ गया और वो बार बार कह रही है कि मैं नहीं जाऊँगी, वो मार देंगे। एंकर ने फिर कहा कि देखो वो माँ बाप कहते हैं इस तरीके की बातें लेकिन अपने बच्चों को मारते नहीं हैं, तो तुम यहाँ से घर चले जाओ और तुम दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाएगी। एंकर शायद ये भी चाहती थी कि शो का जो उनका अपना कंसेप्ट था कि ऑन एयर इस शो के ख़त्म होने से पहले एक फैमिली को मिला दिया, एक झगड़ा था ख़त्म कर दिया, तो एक हैप्पी एंड जो एंडिंग है वो भी हो जाएगी। तो एंकर के मन में ये था, लेकिन भार्गवी तैयार नहीं थी। तो एंकर ने फिर फोर्स किया कि जब वो कह रही हैं तो तुम चले जाओ, तो तुम क्यों डर रही हो। तब अचानक भार्गवी के मुंह से एक लाइन निकलती है और वो कहती है कि आपको नहीं पता अगर मैं गई घर तो ये मुझे भी उन 3 लोगों जैसे मार देंगे जिनको मेरे पापा ने 3 साल पहले मारा था। अब जैसे ही ये लाइन भार्गवी के मुंह से निकलता है, पब्लिक के बीच में बैठे हुए भार्गवी के माँ बाप दोनों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। एंकर भी सकपका जाती है कि ये क्या कह रही है। तब वो कहती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी माँ ने हमेशा मुझे जो कहा वो ये नहीं कहा कि तूने अगर ये कदम उठाया, तूने लव मैरिज की तो तुझे मार देंगे, बल्कि वो हमेशा ये कहती थी, पूरी लाइन ये थी कि अगर तूने कभी कोई ऐसा कदम उठाया और किसी अपनी मर्ज़ी से बाहर तूने शादी की तो तेरे पिता जो हैं वो तुझे भी उन तीनों जैसे मार देंगे जैसे उन्होंने उन तीनों को मारा था, और एक नाम लेते थे लावण्या। तो लावण्या और बाकी उसके साथ जो 2 लोगों को मारा था वैसे ही मार देंगे। अब लड़की ने जब ये पूरी लाइन बोली तो माँ बाप घबरा गए। एंकर को भी कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर यहाँ से बात किसी और मोड़ पे पहुँच गई। शो ख़त्म होता है, लेकिन शो ख़त्म होते ही अचानक भार्गवी की जो पिता जो उस वक्त तक वहाँ पब्लिक में बैठा हुआ था बीच में, वो स्टूडियो से गायब हो जाता है और साथ में माँ भी। 20 मई को ये शो रिकॉर्ड हुआ था, 28 या 27 मई को टेलीकास्ट हुआ। ये यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो गया, पूरा शो रिकॉर्ड हो गया। टेलीकास्ट होने के बाद वही वेल्लुपुरम गांव में एक महिला थी, उन्होंने इस शो को देखा और शो को देखते ही वो अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि रात का वक्त था, सुबह सुबह। और पुलिस स्टेशन जाकर वो रिपोर्ट लिखाती हैं कि मेरे पति समेत मेरे पति और 2 लोग और पिछले 4 साल से लापता है और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है। तो पुलिस भी चौंकती है कि जब 4 साल से लापता है तो तुम अब रिपोर्ट लिखाने क्यों आई। तो कहती है कि मैंने कल शो देखा टीवी पे और उसमें एक लड़की है जो हमारे ही इलाके की है और उसके पिता को मैं जानती हूँ, और उसने कहा था कि अगर मेरे पिता ने 3 लोगों को मारा है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले ही वो गायब हुए थे और उसने 3 ही शख्स का नाम के बारे में बताया कि 3 लोग थे। तो मुझे लगता है कि शायद उनमें मेरा पति और मेरा बेटा भी हो। अब पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस फ़ौरन उस टीवी शो के प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करती है, फिर उस लड़की का पता करती है जिसने कहा था, तो पता चला वो भार्गवी नाम की लड़की है। पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है। उस लड़की को पहुंचने के बाद फिर पुलिस उससे पूछती है, तो फिर वो लड़की नाम बताती है। तो जो नाम बताया उसने कि जो माँ लेती थी हमेशा नाम की उन तीनों की तरह मार देंगे, उनमें एक लावण्या थी, दूसरे का नाम सिलंबरासन था और तीसरे का नाम शेखर था। जो सिलंबरासन था वो और लावण्या एक दूसरे को प्यार करते थे और इन दोनों ने शादी कर ली थी। शेखर इनके पिता थे, तो इस शादी से शेखर खुश नहीं थे। और उसी के बाद ये अचानक जब ये सिलंबरासन और लावण्या ने शादी की तो दोनों शेखर का घर छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे थे। तो जब पुलिस ने पूछा कि आपने 3 साल पहले के गुम हुए लोगों की कभी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई आज तक, और उनकी वाइफ ने शेखर की कभी रिपोर्ट लिखाई नहीं थी मिसिंग की। तो शेखर की वाइफ का कहना यह था कि चूँकि उनके बेटा और बेटी ने शादी कर ली थी और वो इलाके को छोड़ कर दूर चले गए थे, तो मेरे पति ये कहकर घर से निकले थे कि मैं जा रहा हूँ और उन दोनों को समझाता बुताता हूँ, मनाता हूँ और वापस ले आऊँगा। तो मुझे ये लगा कि शायद वो उनके साथ ही रहने लगे और समाज में बदनामी ना हो, इस तरह से शादी कर ली, तो वो अभी वक्त काट रहे हैं और लौट आएंगे, तो इस उम्मीद पे मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो जब पुलिस को भार्गवी से ये सारे नाम और पता मिलते हैं, फिर वो उससे पूछती है, पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि ये मारा है तो फिर लाश कहाँ है।
तो कहती है कि मेरी माँ अक्सर कहती थी कि घर के पास ये कुआं है, उसी में उसको हमने डाल दिया मारकर। पुलिस के लिए जानकारी काफ़ी थी। इस टीवी शो के बारे में उस इलाके में वेल्लुपुरम के काफ़ी बातें होने लगी थी। नेक्स्ट डे ही पुलिस बाकायदा क्रेन और तमाम मशीनों के साथ उस जगह पे पहुंचती है, भार्गवी को लेकर जाती है। वहाँ पे उस कुएं के बारे में जो उसकी माँ कहती थी, उसके घर के जो सबसे नज़दीक कुआं था बराबर में, उस कुएं में फिर खुदाई होती है और धीरे धीरे कुछ घंटों के बाद अंदर से कंकाल निकलने शुरू होते हैं। सारे कंकाल जब बाहर निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि ये 3 इंसानों के कंकाल हैं, लेकिन ये 3 लावण्या, सिलवरासन या शेखर हैं। इसकी पुख्ता जानकारी कैसे हो, इसके लिए फिर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, डीएनए हुआ और उन चीज़ों से पता चला कि हाँ, ये तीनों जो हैं ये वही है, शेखर, सिलवरासन और लावण्या, जो 3 साल पहले गायब हुए थे। इस दौरान में टीवी स्टूडियो से भार्गवी के माँ बाप गायब हो गए थे। पुलिस टीम उनकी खोज में लगती है। कुछ दिनों की मशक्क़त के बाद वो दोनों हाथ आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर ले जाता है। फिर पूरी कहानी सामने आती है। हुआ ये था कि जो सिलवरासन था, ये भार्गवी के पिता का सोफे का काम था, सोफ़ा बनाने का, उनके यहाँ नौकरी करता था। और शेखर की जो बेटी थी, वो बेटी थी शेखर की जो लावण्या थी, बेटा नहीं। वो और सिलवरासन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। शेखर भार्गवी के पिता को जानता था, मुरुगन नाम था, तो वो उनके पास मदद के लिए जाता, कहता है ऐसे ऐसे मेरी बेटी ने शादी कर ली है, वो तुम्हारे यहाँ काम करता है। अब भार्गवी के पिता की सोच शुरू से थी कि लड़की लव मैरिज जो करे उसको ज़िंदा रहने का हक नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर उसने लालच दिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सोना दूंगा, गोल्ड दूंगा, बट तुम मेरी बेटी को उससे वापस दिला दो। इसी दौरान में वो फिर ये कहता है कि नहीं, इनको ज़िंदा रहने का हक नहीं है। तो वहाँ पे फिर बीच में शेखर से भी लड़ाई हो जाती है, भार्गवी के पिता की, क्योंकि शेखर के पिता, फिर जो शेखर थे लावण्या के पिता, वो अपना इरादा बदल देते हैं। उनको ये था कि मेरी ठीक है, बेटी ने जो किया, लेकिन उसकी सज़ा मौत नहीं हो सकती। लेकिन तब तक मुरुगन बहुत आगे बढ़ चुका था, उसे ये था कि पैसे भी मिलेंगे। तो उसने इन दोनों को मारने की बात करने के बहाने बुलाया और दोनों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दे दिया। लेकिन जब फिर शेखर पीछे हटने लगा तो उसे लगा शेखर पोल ना खोल दे, तो उसने तीसरा जो जहर का गिलास था वो शेखर को पिला दिया और इस तरह तीनों ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद उन तीनों की लाश को उसने कुएं में डाल दिया। उसके बाद 3 साल तक ये रहे, लेकिन 3 साल के बाद कहानी सेम वही वाली आ गई जो लावण्या के साथ थी। खुद मुरुगन की अपनी बेटी भार्गवी को प्यार हो जाता है और वो 17 साल की उम्र में एक लड़के से शादी कर लेती है, माँ बाप का घर छोड़ती है और अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। ये बात मुरुगन को बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी पत्नी के ज़रिए उसे धमकाता रहता है और वो चाहता था कि उसकी बेटी वापस आ जाए। एक इसमें यह भी है कि अगर शायद वो वापस आ जाती तो हो सकता था कि मुरुगन अपनी ही बेटी भार्गवी को भी मार कर फेंक सकता था। तो एक तरह से भार्गवी की भी जान बच गई। और इसी बीच में ये इत्तेफाक से कि ये शो आया और उस शो में भार्गवी पहुंचती है, शो में अपनी कहानी बताती है और एक लाइन सिर्फ उसके मुंह से निकल जाता है कि वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ, जैसा 3 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मारा था। तो इस एक लाइन की वजह से 3 साल पहले हुए कत्ल की कहानी, जिसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसमें इवन गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कभी नहीं हुई, वो अचानक एक शो के ज़रिए उसका राज़फाश होता है, कातिल पकड़े जाते हैं और फिर उन्हें उनके किए की सज़ा भी मिलती है। तो ये थी कहानी वेल्लुपुरम की, चेन्नई से।